Hello students, this is Bindu from Bindu Education Castle. Today I am going to explain 6th chapter of First Flight, Mijbil the Otter, written by Gavin Maxwell. मैक्सवेल स्कॉटलैंड में रहते थे। वो बताते हैं कि जब उनका पालतू कुत्ता जेनी मर गया तो उन्होंने सोचा कि अब वो कोई दोबारा डॉग नहीं रखेंगे, पर कुछ ही समय बाद उन्हें अकेलापन महसूस होने लगा। उन्होंने दोबारा कोई और पेट रखने के बारे में सोचा। 1956 में वो सदर्न इराक गए, जहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग ऑटर को एज अ पेट रखते हैं, पालते हैं। तो उन्होंने सोचा कि वो भी एक ऑटर पालेंगे। उसके बाद क्या क्या होता है, ऑटर क्या क्या करता है, उन्हीं के वर्ड्स में चलिए जानते हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू सदर्न इराक। 1956 साल की शुरुआत में मैं सदर्न इराक की तरफ ट्रैवल कर रहा था। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। तब तक मेरे दिमाग में ये विचार आ चुका था कि मुझे डॉग की जगह ऑटर पालना चाहिए। एंड दैट कैमस्फेरना रिंग्ड बाई वाटर, a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. और कैमस्फेरना, जहाँ की मैं रहता था, वहाँ पानी पास में ही अवेलेबल था और ये एक बहुत ही सूटेबल स्पॉट हो सकता था इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. जब मैंने यूं ही अपने दोस्त से इस बात का जिक्र किया तो उसने मुझे बताया कि मुझे अगर लेना है तो ये ऑटर टिग्रिस मार्शेस से लेना चाहिए। मार्शेस बोलते हैं वेटलैंड्स को या दलदली इलाके को, क्योंकि वहाँ पर वो मच्छरों जितने ही कॉमन हैं और उतनी ही आसानी से मिल जाते हैं। अरब्स लोग जनरली उनको टेम करते हैं, पालते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आर मेल फ्रॉम यूरोप। हम लोग बसरा जा रहे थे कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस, ताकि वहाँ जाकर के हम यूरोप से आई हुई अपनी मेल्स को ले सकें, कलेक्ट कर सकें और आंसर कर सकें। कॉन्सुलेट जनरल बोलते हैं डिप्लोमेटिक ऑफिस को, जो कि अपनी होम कंट्री को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करता है। एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस जाकर के मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड की मेल तो आ चुकी थी पर मेरी नहीं आई थी। I cabled to England, and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. जब मेरी मेल नहीं आई तो मैंने इंग्लैंड केबल किया। केबल करना मतलब मैसेज सेंड करना टेलीग्राफ के थ्रू। और जब 3 दिन बीत गए उससे भी कुछ नहीं हुआ तो मैंने टेलीफोन ट्राई किया। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस। उस समय कॉल हमें 24 घंटे पहले बुक करनी पड़ती थी। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। ऑन द सेकेंड the exchange was closed for a religious holiday. On the third day there was another breakdown. पहले दिन लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी, दूसरे दिन छुट्टी थी एक्सचेंज की, कोई रिलीजियस हॉलीडे था, और थर्ड डे लाइन फिर ख़राब हो गई। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। मेरा दोस्त वहाँ से चला गया और हमने तय किया कि हम एक हफ्ते में मिलेंगे। 5 days later माई मेल अराइव्ड। अब मेरी मेल आई 5 दिन के बाद। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड and there squatting on the floor were 2 Arabs. मैं वो मेल लेकर के बेडरूम में गया ताकि उसे पढ़ सकूं, और वहाँ मैंने देखा कि 2 अरब बैठे हुए थे जो स्क्वेटिंग पोजीशन में थे। स्क्वेटिंग मीन्स उकड़ू बैठना, अपने पैर के बल ज़मीन पर बैठना। बिसाइड देम ले अ सैक दैट स्क्वर्म्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्क्वर्म्ड होता है मूव होना, ट्विस्ट होना, और सैक बोलते हैं बड़े बोरे को या थैले को। उनके बगल में एक बोरा रखा हुआ था जो थोड़ी थोड़ी देर में हिल रहा था, मूव हो रहा था। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज़ योर ऑटर। उन्होंने मुझे मेरे फ्रेंड का लिखा हुआ एक नोट दिया जिसमें लिखा हुआ था कि ये रहा तुम्हारा ऑटर। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगेन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ नॉट येट एंडेड एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू। उस बोरी के खुलने के साथ ही मेरी लाइफ का एक अलग ही फेज़, जिसको पार्ट भी कहते हैं, वो शुरू हो गया। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, हो सकता है कि पार्ट मेरे ख़त्म होने पर ही ख़त्म हो। इट इज़ इन फैक्ट अ थ्रेलडम टू ऑटर्स एंड ऑटर फिक्सेशन दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन। थ्रेलडम मीन्स बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसी के वश में होना। फिक्सेशन मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। इनफैक्ट ये ऑटर्स को लेकर के एक तरह की गुलामी है, उनके कंट्रोल में हो जाना है, उससे बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है।
और ये बात मैं ऑटर पालने वाले ज़्यादातर लोगों से शेयर करता आ रहा हूँ जब से मैंने ऑटर पाला है। मीन्स मैक्सवेल ये बता रहे हैं कि उन्हें ऑटर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया और वो जैसे उसके कंट्रोल में ही हो गए हैं। The creature that emerged from the sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon. Medievally conceived dragon means an imagination of the Middle Ages monster. कॉन्सुलेट ऑफिस के बेडरूम के बड़े से टाइल्स वाले फ्लोर पर जब उस बोरी को खोला गया तो उसके खुलते ही जो क्रीचर निकला वो मीडिएवल पीरियड के एक छोटे ड्रैगन की तरह लग रहा था। From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown moon. स्केल्स बोलते हैं शार्प थिन पीसेज ऑफ हार्ड स्किन को। सिर से लेकर पूंछ तक वो पूरी तरह से मड से कीचड़ से ढका हुआ था। उस मिट्टी के बीच बीच कहीं चॉकलेट ब्राउन कलर के सॉफ्ट फर यानी उसके बाल भी दिखाई दे रहे थे। He shook himself and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors. उसने खुद को हिलाया, शेक किया और जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा धूल का गुबार वहाँ पर उड़ा। पर अगले 1 महीने तक बिल्कुल भी मिट्टी ऑटर की बॉडी पर नहीं बची थी। मैंने उसे पूरी तरह से साफ कर दिया था और अब वो ऑटर अपने असली रूप में दिखाई देने लगा था। मिजबिल, एज आई कॉल्ड द ऑटर, वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टीन्ड बाई जूलॉजिस्ट लूट्रोगेल पर्सपिसिलाटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। मिजबिल, जैसा कि मैंने उस ऑटर का नाम रखा था, एक्चुअली वो उस रेस का था जो कि साइंस के लिए तब तक अननोन थी और बाद में इसका नाम जूलॉजिस्ट ने लूट्रोगेल पर्सपिसिलाटा रखा या फिर उसको मैक्सवेल्स ऑटर भी कहा जाता था। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, choosing to sleep on the floor as far as from my bed as possible. Hostile means unfriendly, aloof and indifferent means keeping a distance. तो शुरुआत के 24 घंटे में मिजबिल ना तो फ्रेंडली था और ना ही अनफ्रेंडली था। वो बस सिर्फ अलग रहने की, एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था और जितना दूर पॉसिबल हो सके मेरे बेड से उतना ही दूर सोने की, फर्श पर सोने की कोशिश कर रहा था। The second night, Mijbil came on to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. दूसरी रात मिजबिल मेरे बिस्तर पर आ गया और सुबह की शुरुआत में आकर के मेरे पैरों के घुटनों के बैंड के बीच आकर के वो सो गया। तब तक सोता रहा जब तक कि सर्वेंट सुबह की चाय लेकर नहीं आया। स्मॉल आवर्स बोलते हैं अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग को, सुबह की शुरुआत का कुछ समय, और क्रूक होता है बैंड। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज अपैथी एंड टेक अ कीन, मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। अपैथी मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे वो सारे अपनी सराउंडिंग्स को लेकर के एक इंडिफरेंस शो कर रहा था, लेकिन अब वो कीन हो गया, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को लेकर इंटरेस्ट शो करने लगा। I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater, and making enough slosh and splash for a hippo. मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनवाया और उसको बाथरूम में ले गया, जहाँ पर आधे घंटे तक वो पानी में खेलते हुए, जंप करते हुए, रोल करते हुए और कूदते हुए उसमें पागलों की तरह एंजॉय कर रहा था और बहुत ज़्यादा छप छप कर रहा था पानी में। स्लॉश एंड स्प्लैश मीन्स छपाक छपाक करना। दिस आई वॉज टू लर्न इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स। यही मुझे सीखना था कि ये ऑटर्स की खासियत होती है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। ऑटर्स की एक खासियत होती है कि पानी की एक एक बूंद उनको सब तरफ फैलानी होती है। अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड। अगर कोई बर्तन है उसको तुरंत पलट के रख देना चाहिए। और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड, बी सेट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज। अगर वो बर्तन पलट करके नहीं रखा तो वो उसमें बैठ जाएगा और उसमें छप छप करके उसके पानी को
फैलाएगा। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स। वो पानी को मूव ही करता रहेगा, हिलाता ही रहेगा। व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। अगर वो पानी स्टैटिक हो जाता है, रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, तो वो उसको गुस्सा दिलाने वाला होता है। 2 days later, Mijbil escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. 2 दिन बाद जैसे ही मैं बेडरूम में एंटर हुआ, मैंने मिजबिल को वहाँ से भागते हुए देखा। उसकी पूँछ मुझे कॉरिडोर के एंड में दिखाई दी, जो कॉरिडोर बाथरूम की तरफ जाता था। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. जब तक मैं वहाँ बाथरूम में पहुँचा, मैंने देखा कि वो बाथटब के पास है और नल को खोलने की कोशिश कर रहा है अपने पंजों से। I watched, amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water. और मैं उसे देख रहा था और ये देखकर हैरान रह गया कि उसने 1 मिनट से भी कम समय में नल को इतना खोल लिया था कि उसमें पानी की पतली सी धार बहने लगी थी। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव्ड द फुल फ्लो। और कुछ ही सेकंड्स में उसने पूरा नल खोल लिया। He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. तो ऐसा इस बार हुआ था कि उसने पहली बार में ही सही तरीके से नल को खोल दिया था, राइट साइड उसे टर्न किया था, लेकिन बाद में कई बार ऐसा हुआ कि उसने कई बार नल खोलने की बजाय उसको और टाइट कर दिया और फिर वो इरिटेट होकर के चिटरिंग करने लगा और डिसअपॉइंटेड हो गया कि नल जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है उससे। वो जब नल नहीं खोल पाता था तो इरिटेट हो जाता था। वेरी सून मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। जल्दी ही मिज मुझे फॉलो करने लगा बिना किसी स्ट्रिंग या लीड के। जब भी मैं उसका नाम बुलाता था तो वो मेरे पास आ जाता था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले। ही स्पेंट आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल round the room like a four-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. वो ज़्यादातर टाइम अपना खेलने में स्पेंड करता था। घंटों तक वो रबर की बॉल लेकर के रूम में उससे खेलता रहता था, जैसे कि 4 पैर का कोई सॉकर प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर खेल रहा हो। और वो बॉल से ड्रिबलिंग करता था। वो उसको अपनी गर्दन के पावरफुल थ्रो से उसे फेंक भी सकता था और काफ़ी ऊंचाई और डिस्टेंस तक उसे फेंक लेता था। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज़ व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज। बट अगर ऑटर का रियल प्ले देखना है तो तब देखिए जब वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अपने पंजों में ले करके पीठ के बल लेट करके जगलिंग करता है। जगलिंग करना मतलब करामात दिखाना, हवा में उनको उछालना। मार्बल्स वर मिजेस फेवरेट टॉयज़ फॉर दिस पास टाइम। उसकी पसंद थे, जो फेवरेट टॉयज़ थे वो थे मार्बल्स। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor. वो लेट जाता था अपनी पीठ के बल और उन मार्बल्स को 2 या 2 से ज़्यादा मार्बल्स को लेकर के ऊपर अप डाउन करता रहता था, उन्हें उछालता रहता था, वो भी बिना फर्श पर गिराए। द डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा, but I dreaded the prospect of transporting Miss to England and to Chemisphierna. Dreaded the prospect means was in great fear of something that would happen in the future. आगे कुछ होने वाला है उसके बारे में सोच करके पहले से ही डरना। तो बसरा में मेरे दिन आराम से शांति से गुजर गए, पर मिस को इंग्लैंड ले जाने और उसके बाद कैमस्फेयरना ले जाने के बारे में सोच करके ही मुझे डर लग रहा था। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, so I booked a flight to Paris on another airline and from there to London. ब्रिटिश एयरलाइन जो लंदन जाती थी उसमें एनिमल्स को ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने एक दूसरी एयरलाइन की फ़्लाइट बुक करी जो पेरिस जाती थी और उसके बाद लंदन जाती थी। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिस शुड बी पैक्ड इन टू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। उस एयरलाइन ने इंसिस्ट किया, जोर दिया कि मैं मिस को 18 इंच स्क्वायर बॉक्स में पैक कर दूं ताकि उसे मेरे पैरों के पास फ्लोर पर रखा जा सके। आई हैड अ बॉक्स मेड
and an hour before we started, I put Miz into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. Accustomed to means used to हो जाना. तो मैंने एक बॉक्स बनाया और हम वहाँ से चलें उससे 1 घंटे पहले ही मैंने मिज को उसमें पैक कर दिया ताकि वो उसे उसकी आदत हो जाए और जल्दी से मैं खाना खाने के लिए वहाँ से निकल गया. When I returned, there was an appalling spectacle. Appalling spectacle means shocking scene. जब मैं वापस लौटा तो वहाँ पर एक shocking scene था. There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से शांति थी, पर उसके एयर होल्स, बॉक्स का जो लिड था उसमें जो चिंक्स थे, नैरो ओपनिंग्स थी, उनसे खून निकल करके जम गया था. आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड. मैंने जल्दी से लॉक खोला और उसका ढक्कन फाड़ करके ओपन किया. एंड मिज, एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड, विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग. मिज पूरी तरह से टायर्ड हो चुका था, खून बिखरा हुआ था, गहरी सांसें ले रहा था. उसने मेरे पैर पकड़ लिए. ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स. उसने बॉक्स की लाइनिंग को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया था. When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distant. मैंने वो सारे लाइनिंग के पीसेस निकाले ताकि उसको कुछ चुभ ना जाए, लग ना जाए. तब ये सब काम करने के बाद सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए थे मेरी फ़्लाइट के टाइम में और एयरपोर्ट वहाँ से 5 माइल्स अवे था. I put the miserable midge back into the box, holding down the lid with my hand. मैंने जल्दी से उस मिज को बॉक्स में रखा और उसके ढक्कन को अपने हाथ से पकड़ लिया. I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. Ricocheting bullet means ऐसी बुलेट जो कि किसी चीज़ से टकराकर अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है. तो मैं कार की पिछली सीट पर बैठ गया और अपने बगल में बॉक्स को रख लिया. ड्राइवर ने बंदूक से निकली गोली की तरह कार को बसरा की रोड पर दौड़ा दिया. द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ. आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाई इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स. इन्फ्यूरिएटेड मीन्स बहुत नाराज़, गुस्सा. एयरक्राफ्ट मेरा इंतज़ार कर रहा था. नाराज़ ऑफिशियल्स मुझे लेकर के एयरक्राफ्ट तक गए. लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट. मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो सीट मेरे लिए बुक थी वो बिल्कुल शुरुआत में थी, फ्रंट में थी. आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स, रैंग फॉर द एयर होस्टेस. मैंने अपने पैरों के आसपास न्यूज़पेपर बिछा लिए और रिंग करके एयर होस्टेस को बुलाया. एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश फॉर मिज टू कीप इन अ कूल प्लेस. और मिज के लिए जो मैं फ़िश का पार्सल लाया था वो उसे दिया ताकि वो उसे ठंडी जगह पर रख दे. आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर. जो पिछले आधे घंटे में जो भी मेरे साथ घटा था, जो घटना हुई थी, उसको मैंने उस एयर होस्टेस के साथ शेयर किया और उससे अपने कॉन्फिडेंस में लिया. आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस. शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड. मैं उस एयर होस्टेस के लिए डीप एडमायरेशन महसूस कर रहा था कि वो बहुत ही काइंड थी. शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी. उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैं चाहूँ तो अपने पैर पर, अपने घुटनों पर अपने पेट को रख सकता था. एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड. और उसको ग्रेटिट्यूड या थैंकफुलनेस शो करने के लिए उसका हाथ भी किस कर सकता था. बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड. पर क्योंकि मैं ऑटर्स को नहीं जानता था इसलिए इस बारे में बिल्कुल अनजान था कि आगे क्या होने वाला था. Midge was out of the box in a flash. He disappeared at high speed down the aircraft. In a flash means very quickly. Midge तेजी के साथ डब्बे से निकल करके एयरक्राफ्ट में गायब हो गया. There were squawks and shrieks. Squawks and shrieks बोलते हैं cries and high pitched sounds को, तेज चीखने चिल्लाने की आवाज़ को. There were squawks and shrieks and a woman stood up on her seat, screaming out a rat, a rat. तभी एक औरत के बहुत तेजी से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई. वो चूहा चूहा कहती हुई सीट के ऊपर चढ़ गई. आई कॉट साइट ऑफ मिजेस टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ अ पोर्टली वाइट टर्बन्ड इंडियन. तभी मुझे मिज की पूंछ एक सरदार जी के पैरों के पास गायब होती हुई दिखाई दी. डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी.
उसको पकड़ने के लिए मैंने जंप किया, डाइव किया, पर मैंने उसे मिस कर दिया। वो निकल गया, पर मेरा चेहरे पर सब्जी गिर गई, करी गिर गई। Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. तभी अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल में एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद ये अच्छा होगा कि आप अपनी सीट पर चले जाएं और मैं आपके एनिमल को मतलब ऑटर को ढूंढ करके आपके पास ले आती हूँ। I returned to my seat. I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. मैं अपनी सीट पर वापस आ गया और क्रेनिंग मीन्स होता है रेजिंग। मैं अपनी गर्दन ऊंची करके देखने की कोशिश कर रहा था कि वो एयर होस्टेस उसे कहाँ तलाश कर रही है। तभी मैंने अचानक अपने पैरों के पास एक चिटरिंग साउंड जो जाना पहचाना था मेरे लिए वो मैंने सुना। And Midge bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. Bounded onto means climbed up. मिज तेजी के साथ मेरे घुटनों पर चढ़ गया और अपनी नाक मेरे चेहरे और मेरी गर्दन पर रगड़ने लगा। Nuzzle means to rub gently with the nose. After an eventful journey, Maxwell and his otter reached London, where he has a flat. इस eventful घटनाओं भरी जर्नी के बाद मैक्सवेल और उनका ऑटर लंदन पहुंचे, जहां पर मैक्सवेल का अपना एक फ्लैट था। मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। मिज और मैं लंदन में रहे लगभग 1 महीने तक। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड अ टेरापिन शेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस। ये घंटों तक खिलौनों के साथ खेलता था, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट और टेरापिन शेल। टेरापिन शेल बोलते हैं ऐसे शेल को जो छोटे टर्टल्स पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में, उनके शेल होते हैं, उसको बोलते हैं। तो वो टेरापिन शेल के साथ भी खेलता था, जो कि मैं मार्शेस से लौटते समय, जहाँ से मैं ऑटर को लाया था, वहाँ से लौटते समय टेरापिन शेल भी लेकर के आया था। With the ping pong ball, he invented a game of his own, which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. Engrossed means completely interested in. उसने पिंग पोंग बॉल से खेलने का अपना ही एक अलग गेम इन्वेंट कर लिया था, जो लगभग आधे घंटे तक उसको बिजी रखता था। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other. एक सूटकेस जो मैं इराक जाते समय लेके गया था, घर लौटते तक वो डैमेज हो गया था। तो जब उसका लिड बंद किया जाता था तो वो पूरी तरह से बंद नहीं होता था, एक साइड से थोड़ा ऊंचा रहता था, जिसकी वजह से एक स्लोप सा बन जाता था। तो मिज ने किसी तरह ये पता लगा लिया। मिज डिस्कवर्ड दैट इफ़ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। मिज ने किसी तरह से ये पता लगा लिया कि जब वो हाई एंड पर वो बॉल रखता था तो वो नीचे लुढ़क करके दूसरी साइड पर आ जाती थी। He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. तो वो दौड़ करके उस दूसरे किनारे पर आता था, बॉल के आते ही उसे जंप करके पकड़ लेता था, सरप्राइज होता था और फिर से उस हाई एंड पर जा करके फिर से वही गेम रिपीट करता था। Outside the house, I exercised him on a lead, precisely as if he had been a dog. मैं घर के बाहर उसे इस तरीके से पकड़ करके घुमाने के लिए ले जाता था जैसे कि वो एक डॉग हो। Miss quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets, like the rituals of children who, on their way to and from school, must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railings, or pass to the outside of every second lamp post. तो कुछ कंपल्सिव हैबिट्स बोलते हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऐसी हैबिट्स मिज ने बहुत ही जल्दी अपनी इन वॉक्स के दौरान, जब वो लंदन स्ट्रीट्स में घूमने के लिए जाता था, तो वहाँ पर कुछ अपनी हैबिट्स डेवलप कर ली थी उसने, जैसे कि बच्चे करते हैं जनरली स्कूल जाते या लौटते समय। जो पेवमेंट ब्लॉक्स होते हैं उन पर पैर रखना, कूदना, या रेलिंग को, हर सेवंथ रेलिंग को टच करना, या लैम्प पोस्ट को
एक को छोड़ कर के दूसरे के आगे से निकलना, इस तरीके से जो गेम्स करते हैं बच्चे आते जाते समय, कुछ सर्टेन हैबिट्स उनकी होती हैं, वो खेलते हुए से आते और जाते हैं, वैसे ही कुछ सर्टेन हैबिट्स मिज ने भी डेवलप कर ली थी। ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल अलॉन्ग हुज फ्रंटेज रैन अ लो वॉल सम 2 feet हाई। मेरे फ्लैट के जस्ट सामने ऑपोजिट साइड पर एक सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल था जिसकी बाउंड्री वॉल लगभग 2 फुट ऊंची थी। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट, मिज वुड टग मी टू दिस वॉल, jump onto it, and gallop the full length of its 30 yards, to the hopeless distraction both of pupils and of staff within. मिज घर से जाते समय तो नहीं पर लौटते समय उस वॉल पर जंप कर के चढ़ जाता था और उस पर तेज़ी से दौड़ लगाता था। उस पूरी वॉल की दूरी तक 30 यार्ड्स तक वो दौड़ता था उस बाउंड्री वॉल पर, और जिसकी वजह से उस स्कूल के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और स्टाफ सभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, उनका ध्यान मिज पर चला जाता था। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. ये मेरे लिए हैरानी की बात नहीं थी कि एक एवरेज लंदन वासी ऑटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता, पर जिस तरह के गैसेस उसके बारे में किए जाते थे कि ये कौन सा एनिमल हो सकता है, ये कई बार मुझे सरप्राइज करता था। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. Otters जो है एक छोटे ग्रुप को, जानवरों के एक छोटे ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिनको मस्टलाइंस कहा जाता है, जिसमें बैजर, मंगूज, वीजल, स्टोट, मिंक और कुछ और अदर जानवर आते हैं उसमें। I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the mustelines but the otter. More random guesses hit on a baby seal and a squirrel. Is that a walrus, mister? Reduced me to giggles. मुझे इसके अंदाजे से या गैसेस के भरे हुए सवालों का बहुत सामना करना पड़ा। कोई भी इसको ऑटर के रूप में नहीं पहचानता था, लोग गैस करते थे, कोई इसे बेबी सील कहता था, कोई स्क्विरल कहता था, कोई मुझसे पूछता था क्या ये वॉलरस है, और मैं सिर्फ हंस के रह जाता था। एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो, अ बीवर, अ बेयर कब, अ लेपर्ड, one apparently that had changed its spots, and a brontosaur, which was anything but an otter. और एक डॉग शो के बाहर मैंने सुना कोई उसे हिप्पो बोल रहा था, कोई बीवर बोल रहा था, कोई बेयर कब बोल रहा था, कोई लेपर्ड बोल रहा था जिसने अपने स्पॉट्स चेंज कर लिए हैं, और कोई उसे ब्रोंटोसॉर बोल रहा था। बट मिज कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ऑटर था। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. पर वो सवाल जिसको मैंने सबसे ज़्यादा स्कोर दिए वो एक लेबरर की तरफ से आया जो कि रोड पर गड्ढा खोद रहा था। उस मजदूर को मैं हाईली अप्रिशिएट करूँगा उसके सवाल के लिए। I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips and began to stare. मैं उससे अभी दूरी पर ही था तभी उसने अपना टूल रख दिए और अपने हाथ अपने हिप्स पर रख करके वो मुझे घूरने लगा। As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront. जब मैं उसके नज़दीक गया तो मैंने उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ इंसल्ट वाले भाव भी देखे। affront कहते हैं इंसल्टिंग एक्सप्रेशंस को। As though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. जैसे कि वो मुझे बताना चाह रहा था कि वो ऐसा इंसान नहीं है जिससे मजाक किया जा सके। I came abreast of him. He spat, glared, and then growled out, "Here, mister, what is that supposed to be?" जब मैं उसके नज़दीक आया, उसके बगल में आया तो उसने थूका, मुझे घूर करके देखा और फिर घुर्राते हुए बोला कि मिस्टर, ये क्या है, इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।